हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड 11-12 जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी बच्चों के लिए कंडक्ट करता हूँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। यूजुअली एग्ज़ाम्स के टाइम्स के दौरान कैसे बच्चे को अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। देन हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, छोटे बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, छोटे और बड़े बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग, और 10th और 12th के बच्चों के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, बट सही वक्त आने पर। फिलहाल मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है आपको एक अच्छा कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करना। इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12th का पी ब्लॉक का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 16 के अंदर। सबसे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म नेचर में एज डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस। कैसे बनती है ये डाई ऑक्सीजन? हम पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम पर क्लोरेट को अगर हम डिकम्पोज कर दें, थर्मल डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो हमको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें सिल्वर ऑक्साइड का, यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स का, लेड का ऑक्साइड है हमारे पास, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, लेड पेरोक्साइड है, इनफैक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। और लार्ज स्केल पर अगर आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे मिलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे मिलती है। एंड दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विफाइड एयर का, जो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस माना जाता है। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिससे हम ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं, कहीं पे कुछ अमाउंट के अंदर, कहीं पे ज़्यादा अमाउंट के अंदर। प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑक्सीजन की? ये एक कलरलेस गैस है, हम जानते हैं इसका कोई ऑर्डर नहीं है। लिक्विफाई करती है 90 केल्विन टेम्परेचर पे और 55 केल्विन टेम्परेचर पे क्या कर जाती है? फ्रीज कर जाती है। इसकी सॉल्युबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर है, 20 डिग्री सेल्सियस पे या 293 केल्विन के ऊपर। लेकिन मरीन या एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत है। अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी नीड के लिए तो एयर में 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन होती है, लेकिन मेरीन लाइफ में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी है? 3% के आसपास आती है। इसके 3 आइसोटोप्स हैं, O16, O17 एंड O18, और सब के सब पैरामैग्नेटिक है बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो तीनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है तीनों का। रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन का करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ मेटालिक ऑक्साइड्स आते हैं, नॉन मेटल्स के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड शो करता है। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से इसका डबल बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी रिएक्शन को इनिशिएशन चाहिए होता है एक्सटर्नल हीट से।
जैसे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस के साथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज करके जिंक ऑक्साइड साथ में क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और मीथेन कंबशन शो करता है ऑक्सीजन में, ताकि वो क्या दे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो यहां पर ऑक्सीजन काफी फायदेमंद होता है जब कंबशन की बात आती है। अगर हम इसके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करके V2O5 वाइनेडियम पेंटाऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, और HCl ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड क्या देता है, क्लोरीन गैस साथ में पानी। इनको हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात करें तो ये रेस्पिरेशन, ब्रीद इन एंड आउट, और कंबशन में काफी ज्यादा यूजफुल है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, मतलब इथाइन गैस, मतलब एसिटाइलिन गैस को जब हम प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे हम आयरन के आर्टिकल्स को वेल्ड कर सकते हैं। उसे कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन बर्न करती है इथाइन गैस को। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑक्सीजन गैस यूज होती है। हॉस्पिटल्स में हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के अंदर और माउंटेनियरिंग के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो ऑब्वियस सी बात है वो वही मेटल होना चाहिए जो काफी ज्यादा इनर्ट हो और स्टेबल हो। वो कौन है? प्लैटिनम। बाकी सारे रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये नोबल मेटल है तो इसलिए इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन बनाता है। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 4 टाइप के ऑक्साइड्स बना सकता है। एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, जो ग्रुप 15, 16 और 17 के होते हैं, तो वो क्या बनाता है? सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स। क्यों? क्योंकि ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स पानी में जाके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पानी में जाके सल्फ्यूरस एसिड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड देते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई भी मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो वो वाले मेटल ऑक्साइड्स भी नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक। क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है, कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो कोई भी मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाता है। बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। अगर ऑक्सीजन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, जो पानी में डिसॉल्व होके बेसिक हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स पानी में हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए नेचर में क्या हो गए? बेसिक। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन कौन आते हैं? जैसे वो ऑक्साइड्स जो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे आते हैं, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और लास्ट हमारे आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। अब Al2O3 HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर HCl एसिड है तो Al2O3 क्या एक्ट करेगा? बेस। और एसिड बेस न्यूट्रलाइज करके क्या बना देंगे? सॉल्ट। हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ही Al2O3 अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा, न्यूट्रलाइज करके अगेन एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कहते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, कहते हैं नोइंग कि EGE वैल्यूज पहले ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो O- बनाता है। इसके एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में एनर्जी हमको मिलती है, वो है 141 किलो जूल। लेकिन जब हम इसी O- को एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो कितनी है? 702 किलो जूल के आसपास, तब जाके वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन फिर भी हम बड़े सारे ऑक्साइड जो है वो O2- स्पीशीज के साथ बनाते हैं, पर O- के साथ नहीं बनाते। मतलब हम इस स्पीशीज के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, हालांकि हमको इसमें एनर्जी मिल रही है, हम इस स्पीशीज के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हमारा कैटायन है, जब वो O- के साथ कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड बनाएगा और साथ में एक एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और अगर हमारा कैटायन ऑक्साइड के साथ O2- के साथ कंबाइन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और वो भी एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ऑक्साइड के साथ रिलीज की गई लैटिस एंथैल्पी इज मच मोर। लैटिस एंथैल्पी of O2- is much more than lattice enthalpy of O- जो हमारी इस EGE पॉजिटिव को भी क्या कर लेती है? कंपेंसेट कर लेती है। तो हमारी इस केस में EGE1 नेगेटिव है, -141 किलो जूल, और दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन की जो हमारी EGE2 है वो पॉजिटिव आती है। EGE2 वो हमारी क्या आती है? पॉजिटिव आती है, 700 किलो जूल। मतलब हमारी जेब से एनर्जी जा रही है जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम कंपाउंड्स O2- के ही बनाने प्रेफर करते हैं, ये नहीं, क्योंकि O2- के साथ जो लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड है, इट इज मच मोर than lattice enthalpy of O- and compensates easily for EGE2 of O2-। उसके लिए भी कंपेंसेट करती है। इनफैक्ट हमको बाद में जाके प्रॉफिट ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। तो द फैक्ट इज कि लैटिस एंथैल्पी O2- की इज मच मोर एंड कंपेंसेट्स द वैल्यू ऑफ EGE2 विच O- कैन नॉट। इस वजह से हम ऑक्साइड के कंपाउंड बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो अगला हमारा ऑक्सीजन का फॉर्म है नेचर में, वो है ओजोन, जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। मतलब नेचर में ऑक्सीजन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक ऑक्सीजन गैस, दूसरा कौन सा होता है? ओजोन गैस।
ये 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल पाई जाती है और ये हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे करंट प्रोड्यूस होता है, बिजली कड़कती है, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, ओजोन गैस। मतलब ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो प्रिवेंट करता है उसका डीकॉम्पोजिशन, क्योंकि प्रोसेस जो है वो नेचर में क्या है, एंडोथर्मिक, एंड इसको हम कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आवाज नहीं होती क्योंकि मीडियम नहीं है, जिस वजह से मीडियम की डेंसिटी बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर की, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हमने ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसकी बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर होती है, और अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 121 पिकोमीटर के आसपास होती है। तो जहां पे भी आप अगर डबल बॉन्ड देखेंगे तो उसकी लेंथ डिफरेंट होगी और सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो उसकी लेंथ डिफरेंट होगी, बट रेजोनेंस की वजह से हमने देखा है कि दोनों बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की बराबर होती है और वो कितनी होती है, 128 पिकोमीटर। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर सिमिलर, 128 पिकोमीटर, किसकी वजह से, रेजोनेंस, एंड जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 117 डिग्री दोनों के बीच में। प्रॉपर्टीज क्या है, प्योर ऑक्सीजन पेल ब्लू गैस है, लिक्विड में वो डार्क ब्लू बन जाती है और सॉलिड में वो वायलेट ब्लैक बन जाती है। इसकी बहुत ही बैड स्मेल होती है। अगर इसके अमाउंट 100 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए तो ये हार्मफुल है और ये हेडेक एंड नोजिया कॉज करती है। तो अगर आप इसको स्प्रे कर दे रूम के अंदर तो इंसान ढंग से ब्रीथ नहीं कर सकता, वो स्टैंड भी नहीं कर सकता रूम के अंदर। इसके स्प्रेज आते हैं वैसे। ओजोन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है। वैसे भी इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल डेल्टा जी जो है वो हाईली नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन खतरनाक हो सकती है, इट कैन बी एक्सप्लोजिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन बन जाएगा। इसके अलावा ओजोन ब्रेक करके ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देती है जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म के अंदर एक्ट करती है। जैसे पीबीएस हमारा एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर का PbSO4 दे देता है। तो ये इसने कलर चेंज कर दिया है ना, तो ब्लैक से क्या कर दिया, वाइट कर दिया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली पोटेशियम आयोडाइड, जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हो एंड ओजोन गैस पास करते हो तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में आयोडीन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। ये सेम रिएक्शन जो है वो आयोनिक फॉर्म के अंदर भी लिखी जाती है एज 2I- aqueous प्लस वाटर लिक्विड प्लस ओजोन गैस gives 2 moles of OH minus aqueous साथ में आयोडीन सॉलिड साथ में ऑक्सीजन गैस। ये इसकी आयनिक इक्वेशन है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में ये पूछी जा सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका फायदा है, क्योंकि इस रिएक्शन में जितनी भी आयोडीन लिबरेट होती है उसको हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ,
जिससे हमें ओजोन का एस्टिमेट पता चल जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो लेट्स सपोज 2 मोल्स आयोडीन हमने टाइट्रेट करी सोडियम थायोसल्फेट के साथ। अगर 2 मोल्स आयोडीन आपने टाइट्रेट करी तो इसका मतलब है 2 मोल्स ओजोन रिएक्ट करी होगी, क्योंकि दोनों की बैलेंसिंग जो है वो बराबर है। तो जितना आयोडीन कंज्यूम होता है इसका मतलब है उतना ओजोन रिएक्ट कर रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे बात करते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसकी मात्रा डिप्लीट कर देते हैं। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, विच इज बैड, क्योंकि ओजोन की अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। क्योंकि सुपरसोनिक जेट प्लेन्स जो होते हैं वो कमर्शियल प्लेन से ऊपर की हाइट में फ्लाई करते हैं। जैसे कमर्शियल प्लेन 35,000 फीट पे फ्लाई करते हैं, तो फाइटर प्लेन जो होते हैं उनको 45,000 फीट की 40 या 45,000 फीट की हाइट में फ्लाई करना होता है, और उस हाइट पे ओजोन गैस होती है, तो वो आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अलावा फ्रियॉन्स का अगर यूज होता है, ठीक है ना, और हम उसको एज ए एरोसोल स्प्रे भी यूज करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो ये इतने स्टेबल होते हैं फ्रियॉन्स, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ एयर में राइज करते रहते हैं और सिर्फ ओजोन के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका अमाउंट डिप्लीट हो जाता है। यूजेस की बात करें ओजोन की, एज ए जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर, ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लावर, स्टार्च एटसेट्रा, as a oxidizing agent and in manufacturing of KMNO4। नेक्स्ट आता है हमारा इन टेक्स्ट का 18th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो कहता है कि व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन गैस अनस्टेबल होती है और डिकम्पोज करके वो हमें ऑक्सीजन गैस साथ में क्या प्रोड्यूस करती है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये आ गई ऑक्सीजन गैस, ये क्या हो गई, नेसेंट ऑक्सीजन। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है और इसलिए इसके रिलीज होने पर ओजोन जो है वो क्या हो जाती है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कलर्ड मैटर को डीकलराइज भी कर सकती है और किसी के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड कर सकती है। कहता है हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम ओजोन को Ki के साथ रिएक्ट करते हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड ओजोन, तो हमको क्या मिलता है, KOH, साथ में आयोडीन मिलता है, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 आता है। तो हमारी यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड। इस रिएक्शन में जितना भी आयोडीन लिबरेट होता है उसको हम यूज करते हैं टू टाइट्रेट सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो जितना आयोडीन कंज्यूम होगा इसका मतलब होता है उतना ओजोन यूज होता है। तो ओजोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ki सोल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर, और आयोडीन जो लिबरेट होता है इट इज क्वांटिटेटिवली यूज्ड। तो ये हमारी रिएक्शन हो गया, और जितना भी लिबरेट हुआ इट इज यूज्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर, राइट। तो जितना आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हुआ उतना आयोडीन ये रिएक्ट कराते हैं ताकि हम ओजोन के अमाउंट को एस्टिमेट कर सके। जो नेक्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का आता है वो है सल्फर। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट इस ग्रुप का आता है दैट इज सल्फर। इसके बारे में देखते हैं। सल्फर एलोट्रोपी शो करता है, ये हमने फास्फोरस में भी पढ़ा था। एलोट्रोपी क्या होती है, एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस नेचर में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर
जिनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट। इस बिहाफ पे हमारे पास सल्फर के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? 3 एलोट्रोप्स हमारे पास आते हैं सल्फर के। पहला है रोम्बिक सल्फर, जिसको हम कहते हैं S8 मॉलिक्यूल। ये सबसे स्टेबल होता है और ये कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर होता है। 96 डिग्री सेल्सियस तक रोम्बिक सल्फर रहता है। इसकी शेप क्राउन शेप कह सकते हैं आप इसको हम पकर्ड रिंग भी कह सकते हैं। क्राउन शेप या फिर हम इसको कहते हैं पकर्ड रिंग। क्राउन शेप और पकर्ड रिंग, ये एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाए करते हैं एक के ऊपर एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, ये अरेंजमेंट जो है वो ऐसा ही रहता है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिखा दिया कि ये अरेंजमेंट जो है वो कैसा रहता है। कहते हैं ये अल्फा सल्फर भी कहलाता है, राइट। ये ब्राइट येलो कलर का होता है नेचर के अंदर। ये इनसॉल्युबल होता है पानी में भी और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। इसकी डेंसिटी होती है 2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हालांकि कोई पूछता नहीं है। और ये S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर पकर्ड रिंग या फिर क्राउन शेप की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी। दूसरा जो हमारा एलोट्रोप आता है इसके अंदर वो है मोनोक्लिनिक, जिसको हम S8 या फिर S6 दोनों फॉर्म्स के अंदर देख सकते हैं। ये कैसे बनता है? ये रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके इन अ डिश एंड बाद में उसको ठंडा करके उसका क्रस्ट बनाते हैं। फिर हम 2 होल से इस क्रस्ट के अंदर लिक्विड को पोर करते हैं और जब हम इस क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के, जिसको हम बीटा सल्फर भी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये स्टेबल होता है 96 डिग्री सेल्सियस के अबव। तो 96 से पहले हमको रोम्बिक मिलता है, 96 के बाद हमको क्या मिलता है? मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है। तो आप देख सकते हैं रोम्बिक सल्फर 96 डिग्री सेल्सियस के बाद, और उससे 96 से अबव हमको क्या मिलता है? मोनोक्लिनिक। और 96 डिग्री सेल्सियस से बिलो हमको क्या मिलता है? रोम्बिक सल्फर मिलता है। अगर रोम्बिक सल्फर ब्राइट येलो होता है तो ये थोड़ा सा डल येलो होता है, उसको हम अल्फा सल्फर कहते हैं। तो मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। वो दोनों कार्बन डाइसल्फाइड और पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है और पानी में सिर्फ क्या होता है? इनसॉल्युबल। ये डिफरेंट सिमेट्री शो करता है रोम्बिक से, लेकिन इसके पास भी पकड़ रिंग होती है और ये ठंडा होने पर रोम्बिक में बदल जाता है। इसकी नीडल जैसी शेप्स होती है क्रिस्टल्स की। तो अगर आपने देखा कि हमने मोनोक्लिनिक सल्फर जब देखा तो उसका अरेंजमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट होता है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि रोम्बिक के केस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही फॉर्म के अंदर अलाइन होते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो क्या है? डिफरेंट हो जाता है। क्राउन शेप जो है या रिंग्स की जो शेप है पकड़ रिंग की वो डिफरेंट होती हैं, पर रोम्बिक के अंदर वो एक जैसी सिमेट्री की फॉर्म के अंदर रहती है। तो ये S8 मॉलिक्यूल है। इसके अलावा जो मोनोक्लिनिक साइक्लो S6 है वो इस शेप की फॉर्म के अंदर है। इसको हम चेयर शेप कहते हैं एक तरह से, ठीक है, बट हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर है जो S8 और S6 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। थर्ड जो एलोट्रोप है सल्फर का वो है प्लास्टिक सल्फर। ये अमॉर्फस फॉर्म होता है, इसको हम गामा सल्फर भी कहते हैं।
इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ये धीरे धीरे पड़ा रहे तो रोम्बिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डेंसिटी कम होती है 1.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और ये भी पानी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में इनसॉल्युबल होता है। इसकी जिगजैग इन्वर्टेड चेन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12, जो क्या कहता है कि सल्फर जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस फॉर्म के अंदर शो करता है। तो वेपर स्टेट में जब हम रोम्बिक सल्फर को ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ केसेस के अंदर उसके अंदर 6 एटम सल्फर के आपस में जुड़ जाते हैं और एक सल्फर का डाई एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पर ये बहुत कम फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, पर सल्फर का बहुत कम फॉर्म जो है वो S2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। इस S2 फॉर्म के अंदर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जैसे, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो भी नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैसे? तो अगर मैं आपको इसके एटम्स के मॉलिक्यूल्स, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाऊं तो इसके पास 8 और 8 कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, देन आता है पाई 2px2 which is equivalent to pi 2py2 और यहाँ पर pi star 2px1 which is equivalent to pi star 2py1। इस एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। सिमिलर वे से S2 के पाई स्टार 3p ऑर्बिटल के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से S2 फॉर्म क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, बट ओनली इन वेपर स्टेट के अंदर, राइट। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने कवर किया ऑक्सीजन, ओजोन और सल्फर के एलोट्रोप्स, समझ में आया। अगर समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी किसी प्रॉब्लम में अगर फंसे हुए हैं किसी भी चैप्टर या टॉपिक को लेकर, तो वो इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने कंटेंट को ज़्यादा बेटर और कॉन्क्रीट बना सकते हैं। उनका भी हेल्प हो जाएगी, उनकी भी सपोर्ट हो जाएगी। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स आपको ढंग से नहीं पता, या कितना लिखना है, या कोई प्रॉब्लम है, या टॉपिक क्लियर नहीं है, आप मुझे लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर थंबनेल के अंदर लेक्चर्स के फ्लैश होता है। और अगर आप लोगों को और भी मेरे लेक्चर्स चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। हम दोबारा मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, और भी टॉपिक्स के साथ, ताकि आप उनको भी अच्छे से कवर कर सको। Till then, take care, study hard, and bye-bye from School of Science.